सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अश्विन जायसवाल और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पूरे प्रॉपर अटेंशन के साथ सुनना। इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए गए हैं, सो मेक श्योर यू गो एंड गेट दैट नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। हम लोग अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 जो कि आईएससी मैक्रो इकोनॉमिक्स, आईएससी का मैक्रो पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। काउंसिल ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि हमारा मैक्रो जो है वो 40 मार्क्स का आएगा। एंड ये पर्टिकुलर जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस चैप्टर विल कम फॉर 8 मार्क्स। ठीक है, तो आउट ऑफ 40 ये 8 मार्क्स के लिए आने जा रहा है। सो प्रॉपर अटेंशन दीजिएगा हमारे मैक्रो सेगमेंट का। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड द वेटेज ऑफ द चैप्टर इज 8 मार्क्स। ठीक है, आप ध्यान देना, आपको पूरा चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, राइट। चलो थोड़ा इंट्रोडक्शन का बात कर लेते हैं ना। द पर्सन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज जॉन कीनीज। ठीक है, और इनके ही थियोरीज पे ये चैप्टर बेस्ड है, तो हमें ये चैप्टर इनके हिसाब से पढ़ना है। इन्होंने जो जो बातें बोली थी, हम लोग उन बातों को मान करके इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर ये बोलते हैं जैसे जो भी assumption he has taken in this chapter, we have to also assume the same thing। हम लोग चैलेंज नहीं करेंगे उनको, बल्कि उनकी बातें मान के चलेंगे। जैसे आप लोग अपने इंग्लिश लिटरेचर में पोएट्री अगर पढ़ते हो, पोएट ने जो बोला वो मान के चलते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे सब कुछ मान के चलेंगे एज एंड व्हाट ही इज सेइंग। ठीक है, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ध्यान देना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ध्यान देते जाना। ठीक है, वट एवर आई एम स्पीकिंग उस पर थोड़ा ध्यान देना। पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। टोटल डिमांड कि कैसे गुड्स का? ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कैसे गुड्स का टोटल डिमांड? सारे गुड्स का टोटल डिमांड। तो हमारे इकोनॉमी में, अच्छा नाउ वी आर डिस्कसिंग मैक्रो, तो एक एक लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल। तो हम लोग पूरे कंट्री के बारे में बात करेंगे। हम लोग एक इंडिया को ही एक इकोनॉमी मान के चल रहे हैं। तो हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो देश है, उसमें सारे प्रोडक्ट्स का अगर डिमांड ऐड कर दिया जाए तो हमें एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड अगर हमें निकालना है, एग्रीगेट डिमांड एडी अगर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 4 टाइप के डिमांड्स को ऐड करना पड़ेगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स के डिमांड को जोड़ दे तो टोटल डिमांड निकल जाएगा। तो पहला जो टाइप ऑफ डिमांड होता है वो उसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी से डिनोट करते हैं। इट्स कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? हमारे और आपके जैसे हाउस होल्ड्स, जिसे इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स में हमारे और तुम्हारे जैसे लोग हाउस होल्ड्स कहलाते हैं। और हमारे जो खर्चे होते हैं उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो हमारा डिमांड को ले लिया जाए, प्लस फर्म्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, फर्म्स, वो लोग भी तो डिमांड करते हैं ना, मशीन का, टूल्स का, इक्विपमेंट्स का। तो उनके डिमांड को भी अगर जोड़ लिया जाए, उनके डिमांड को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्लस जो सरकार का खर्चा होता है, सरकार जो जो चीजें डिमांड करती है, जैसे सरकार रोड बनवा रही है, सरकार हॉस्पिटल्स बनवा रही है, सरकार स्कूल्स बनवा रही है, तो सरकार भी तो डिमांड कर रही है ना, तो उनके भी डिमांड को ऐड करना है। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है उनको भी हम लोग ऐड करते। तो 4 टाइप के कंज्यूमर्स है। एक तो हमारे और आपके जैसे हाउस होल्ड है, दूसरे फर्म्स है, तीसरा सरकार है, और चौथा देश के बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले लोग हैं। चारों के डिमांड्स को अगर आप क्लब कर दो तो बन जाता है एग्रीगेट डिमांड। बट हमारे इस चैप्टर में कीनीज ने, जॉन कीनीज ने गवर्नमेंट के एक्टिविटीज को इग्नोर किया है। उसने गवर्नमेंट के एक्टिविटीज को कंसिडर नहीं किया है और उसने इकोनॉमी को एक क्लोज्ड इकोनॉमी माना है। क्लोज्ड इकोनॉमी वो होता है जो फॉरेन ट्रेड ना करे। इसका मतलब
कीनीज के हिसाब से एग्रीगेट डिमांड में केवल दो ही कंपोनेंट आते हैं, एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई आपको बात समझ में? सो एग्रीगेट डिमांड अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय हुम, द हाउसहोल्ड्स एंड द फर्म्स। बाकियों को हमने नहीं, मतलब कीनीज ने इग्नोर किया है, ठीक है, तो हम लोग भी इग्नोर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, डिमांडेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या अकाउंटिंग ईयर। चलो, अच्छा, ये किस टाइप का डिमांड है? एक्स एंटी डिमांड है या एक्स पोस्ट डिमांड है? दो टाइप का होता है ना, एक्स एंटी या फिर एक्स पोस्ट। ये एक्स एंटी डिमांड है, मतलब कि ये प्लान्ड डिमांड है, ये डिजायर्ड है, ये हो चुका नहीं है, ये होने वाला है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड जो है ये फ्यूचर में ऐसा डिमांड होगा, उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अच्छा, सो ये सब चीजें आपकी यहाँ पे लिखी हुई है और ये सब चीजें आपको नोट्स में भी गिवन है, ठीक है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है। और अगर टेलीग्राम का लिंक से नहीं खुलता तो आप टेलीग्राम पे जाके अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड सर्च करना, आपको वहां पे ये नोट्स मिल जाएगा, राइट। वी आर गोइंग टू डिस्कस, अच्छा, जो भी बातें मैंने अभी आपको बोली वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। देखो, जैसे कि यहाँ पे आपका वो लिखा है क्लोज्ड इकोनॉमी वाला बात, मैंने बोला ना कि फॉरेन ट्रेड नहीं है, ऐसा कीनीज मान के चल रहा है। सिंपल कीनीजियन थियोरी में ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, राइट। हम लोग मान के चल रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड नहीं है। देन हम लोगों ने गवर्नमेंट के भी एक्टिविटीज को अकाउंट में नहीं लिया है, कंसिडर नहीं किया है। देयरफॉर हमारा जो एडी है वो सिर्फ दो चीजों से बन करके आता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? जो हाउस होल्ड लोग करें, हमारे और आपके जैसे लोग करें। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो जो फर्म्स लोग करते हैं, प्रोड्यूसर लोग करते हैं, कैपिटल गुड्स खरीदने में, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सब बनाने में, ठीक है। तो ये इतना चीज आपको समझ के चलना है। अच्छा, एक बात याद रखना, एग्रीगेट डिमांड जो है, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड जो है और मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड हमने कहा पढ़ा था? डिमांड वाले चैप्टर में, माइक्रो में। तो एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है? ये मार्केट एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू? चलो छोड़ो, हटाओ। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू? एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है? एग्रीगेट डिमांड जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज टोटल डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स, जबकि मार्केट डिमांड जो होता था ना, वो टोटल डिमांड होता था ऑफ ओनली वन प्रोडक्ट। जैसे मार्केट डिमांड में यहाँ पे हम लोग अगर मोबाइल फोन्स के टोटल डिमांड को जोड़ दें तो उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। बट एग्रीगेट डिमांड कब बोलेंगे? जब ऑल द गुड्स आ जाएगा, मतलब उस एग्रीगेट डिमांड में फोन का भी डिमांड आ रहा है, एसीज का भी डिमांड आ रहा है, लैपटॉप का भी डिमांड आ रहा है, टेलीविजन का भी डिमांड आ रहा है, कपड़ों का भी डिमांड आ रहा है, खाने का भी डिमांड आ रहा है। सो ऑल टाइप्स ऑफ डिमांड टुगेदर, ऑल प्रोडक्ट्स डिमांड क्लब टुगेदर इज एग्रीगेट, एंड जस्ट एक प्रोडक्ट का टोटल डिमांड इज मार्केट डिमांड, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। अच्छा, आपके बुक में इफेक्टिव डिमांड भी दे रखा है। मैंने आपको बोला एग्रीगेट जो होता है वो एक्स एंटी होता है, मतलब प्लान्ड होता है। बट एक्स पोस्ट वाले को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड एक्स पोस्ट वाले को बोलते हैं, ठीक है। साथ साथ में हम लोग ग्राफ भी देखते चलते हैं। सो लेट अस सी द ग्राफ। तो हमें एडी का ग्राफ बनाना है, और अभी हमने देखा कि एडी दो चीजों को मिला करके आता है, एक होता है कंजम्पशन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। नाउ एक और बात अबाउट इन्वेस्टमेंट, कीनीज ने इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मान रखा है। वो ये मानकर चल रहा है दैट इन्वेस्टमेंट वुड नॉट चेंज। मतलब आपका इनकम, अगर हम लोग नीचे में इनकम शो करें, आपका इनकम चाहे जीरो, आपका मतलब देश का इकोनॉमी का इनकम जीरो हो
या 100 करोड़ हो, या 200 करोड़ हो, या 300, या 400, या कितना भी, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लेट्स से 20, आई एम जस्ट अज्यूमिंग 20 करोड़, तो इनकम चाहे कितना भी हो जाए, हमारा इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट वुड बी 20 करोड़ ओनली। आप देखो, ना तो 20 से ऊपर जा रहा है वो लाइन, और ना ही 20 से नीचे आ रहा है, इट इज ऑल थ्रू आउट एट 20। तो इनकम कितना भी रहे, इन्वेस्टमेंट वुड बी ऑटोनॉमस, इन्वेस्टमेंट वुड बी नॉन डिपेंडेंट ऑन, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, सॉरी इनकम। अच्छा, फिर बात करते हैं कंजम्पशन की। देखो, आई का ग्राफ देख लिया, सी का ग्राफ देख लेते हैं, और दोनों को जोड़ के फिर एडी बन जाएगा। अच्छा, सी का ग्राफ जो है, याद रखिएगा, सी का ग्राफ जो है वो जीरो इनकम पे भी, यहां जीरो इनकम है ना, तो जीरो इनकम पे भी वो थोड़े ऊपर से स्टार्ट होता है, लेट्स से 30 से, 30 करोड़। 30 भी हो सकता था, 20 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, राइट। आई हैव जस्ट टेकन 30, आई कुड हैव टेकन 10 ऑल्सो, मतलब इन्वेस्टमेंट के नीचे भी कर सकते थे। ये जो 30 है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हुआ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। साथ में बोलो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन? ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो खर्चा है जो एक इकोनॉमी जीरो इनकम पे कर रही है। आप देखो, खर्चा कितना कर रहे हैं? 30 करोड़, एंड व्हाट इज द इनकम? जीरो। इनकम जीरो, फिर भी खर्चा 30। कैसे कर रहे हैं? पास्ट सेविंग्स यूज करके। वी आर यूजिंग पास्ट, ये जो भी आई एम स्पीकिंग सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप वीडियो देख लो, आपका नोट्स ऐसे ही कवर हो जा रहा है। सो पास्ट सेविंग यूज कर रहे हैं, बट देन आफ्टर जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा, हम लोग 0 से 100 करोड़ इनकम पे जाएंगे, 100 से 200 करोड़ इनकम पे जाएंगे, 200 से 300 पे जाएंगे, 300 से 4, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो सी का ग्राफ, सी का जो लाइन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, बट देयर आफ्टर ए के अलावा जो बाकी पॉइंट है, बाकी जो लाइन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक है, सो दिस पॉइंट 30 वाला जो पॉइंट है, ए वाला जो पॉइंट है, उसे बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और उस पॉइंट के अलावा जो बाकी लाइन है उसे बोलेंगे इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये सब कहां लिखा हुआ है? ये सब हमारे नोट्स में, नोट्स डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करा लेना, एंड ये सब हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर 2 में एवरीथिंग इज गिवन। ठीक है, एवरीथिंग इज गिवन ऑन पेज नंबर, वट एवर आई एम स्पीकिंग सब कुछ लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग वर्ड टू वर्ड रीडिंग, आई एम जस्ट हियर टू एक्सप्लेन द थिंग्स। पढ़ तो आप खुद भी सकते हो, रीड तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आई का ग्राफ बन गया, सी का ग्राफ बन गया। लेट्स मेक एडी नाउ। तो एडी कैसे आएगा? दोनों को जोड़ करके आएगा। आप एक बात बताओ, आई कहां से शुरू हो रहा है? 20 से, और सी कहां से शुरू हो रहा है? 30 से। तो दोनों को जोड़ देंगे तो एडी कहां से शुरू होगा? 50 से। एडी कहां से शुरू होगा? 50 से। नंबर्स आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, नंबर्स आई एम जस्ट राइटिंग टू एक्सप्लेन, आपको एग्जाम में नंबर्स नहीं लिखना है। अच्छा, एक बात बताओ, एडी यहां से शुरू हुआ, थोड़ा ज्यादा ही ऊपर ले गए हम लोग, वेट, थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया। सो 30 एंड 20 को जोड़ करके विल स्टार्ट फ्रॉम 50। ठीक है, अच्छा, आई तो चेंज होता नहीं है, आई को हमने क्या मान रखा है? आई को हमने कांस्टेंट मान रखा है, आई तो चेंज होता नहीं है। इसका मतलब एडी में जो भी चेंज आएगा वो सी के चलते आएगा, बिकॉज आई तो चेंज, एडी में दो चीजें होती है, दो में से एक चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वट एवर चेंज इज कमिंग इन एडी इज ड्यू टू सी। तो सी का ग्राफ जैसा गया है ना, तो एडी का ग्राफ भी वैसे ही जाने वाला है। ठीक है, आप लोग स्केल से बनाइएगा, तो एडी का ग्राफ ऐसे होता है।
और एडी के ग्राफ और सी के ग्राफ में जो गैप आ रहा है, दिस गैप इज ऑलवेज इक्वल टू आई, क्योंकि एडी और सी में आई का ही तो फर्क है। ठीक है, चलो, सो वट एवर आई हैव डिस्कस्ड हियर, ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है। एक लास्ट पॉइंट मेरे को डिस्कस करना है यहां पे, वो ये कि स्लोप किसे कहते हैं। तो देखो, अगर इकोनॉमिक्स में याद रखना, अगर ग्राफ, ध्यान से सुनना, इफ द ग्राफ इज मूविंग अपवर्ड्स, जैसे एडी का ग्राफ अपवर्ड्स जा रहा है, सी का ग्राफ अपवर्ड्स जा रहा है, इफ द ग्राफ इज मूविंग अपवर्ड्स तो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ग्राफ अपवर्ड्स जा रहा है तो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ग्राफ नीचे जाता है, जैसे डिमांड का लाइन था चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले में, डिमांड नीचे आता है ना, तो अगर ग्राफ नीचे की तरफ आता है, बजट लाइन, डिमांड, मार्जिनल यूटिलिटी सब नीचे आते हैं, तो अगर लाइन नीचे की तरफ आ रहा है तो स्लोप इज नेगेटिव। यहां ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, इसके स्लोप को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, इसके स्लोप को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। आई को क्या बोलेंगे, आई को बोलेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आई जो है ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। ठीक है, बहुत कुछ डिस्कशन किया हमने पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 में, ये सारे डिस्कशंस गिवन है। हाँ, एक बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था, आओ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो है जो हम लोग इस चैप्टर में मान के चल रहे हैं, ऑटोनॉमस वाला, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर आल्सो। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसे इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, इनकम 0 था या 100 था या 200 था या 300 था या 400 था, डज नॉट मैटर्स, वो 20 के 20 पे ही रहा, ना तो 20 से ऊपर गया ना तो 20 से नीचे आया, ऑल थ्रू आउट फ्लैट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो जब इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता है ना, तो उसको ऑटोनॉमस बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2, इस डिफरेंस का पॉइंट नंबर 2, ऑटोनॉमस वाला कौन करता है, गवर्नमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कौन करता है, सरकार। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कौन करता है, सॉरी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्राइवेट बिजनेस, ज्यादातर प्राइवेट बिजनेस करते हैं। चेंज किस में आ रहा है, इनकम के चलते, इंड्यूस वाले में चेंज आ रहा है। देयरफॉर पॉइंट नंबर 3 देखो, इंड्यूस वाले को इनकम इलास्टिक कहते हैं, बिकॉज वो इनकम की वजह से बदल रहा है। बट क्या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इनकम के वजह से बदल रहा है, नो, तो वो इनकम इन इलास्टिक है। ठीक है, एक बार डिफरेंसेस देख लीजिएगा। ये वाला वी वर डिस्कसिंग दिस वन, ये आपके पेज नंबर 2 में आई थिंक गिवन है। प्राइवेट वाले लोग करते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा। बट ये वाला ग्रो नहीं करता, ऑल थ्रू आउट सेम रहता है, तो इसीलिए इसको हम लोग इनकम इन इलास्टिक कहते हैं। चेंज ना जो होता है, जो चेंज ना हो उसे इन इलास्टिक कहते हैं। इट इज मोस्टली डन बाय द गवर्नमेंट, मोस्टली। ठीक है, सो ये सब हमने डिस्कस कर लिया, ऑटोनॉमस का बात कर लिया, सब हाईलाइटेड है आपके लिए। ठीक है, पास एग्जाम पेपर्स के साथ है, तो बस इसको आपको एक बार पढ़ लेना अपने एंड से। वी हैव सीन दिस ऑलरेडी। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बोर्ड में ये भी टेस्ट किया हुआ है 2018 में। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट किस सिचुएशन को कहते हैं, एंड देन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। सो पहले समझते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है। ध्यान से वर्ड्स को सुनना, बहुत सिंपल है। इकोनॉमी में जिसको जिसको काम चाहिए, क्या बोला मैंने, पीपल हु नीड वर्क, मतलब विलिंगनेस है, विलिंगनेस, एबिलिटीज एटसेट्रा है उनके पास। अगर उन सारे लोगों को जिनको काम चाहिए
उन सारे लोगों को अगर काम मिल जाता है तो उसे हम उस इकोनॉमी को हम कहते हैं कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहा है. देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इफ everyone who is willing to work is actually getting the work. That's full employment. इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग काम कर रहे हैं. जिनको काम करने का विलिंगनेस ही नहीं है, जैसे यहां पे बोल रहा है ना फर्स्ट पॉइंट पे कि जिनको विलिंगनेस ही नहीं है उनको काउंट नहीं करना है इसमें. हम इन लोगों को बेरोजगार नहीं बोल सकते. ऐसे लोगों को बेरोजगार नहीं बोल सकते जो आइडियल रिच होते हैं ना, जिनके पास अंडरस्टैंड पैसा होता है. मतलब सोने के फोन में हीरे का कवर, हीरे के फोन में सोने का कवर जिनके पास होता है, ऐसे लोगों को अगर विलिंगनेस है ही नहीं काम करने का, इफ दे डोंट हैव एनी वर्क ड्यू टू देयर ओन विलिंगनेस, इन लोगों को हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते. तो वी वोंट से कि अरे ये तो काम नहीं कर रहा है, मतलब 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है. जिनको विलिंगनेस है ही नहीं काम कर रहे, उनको काउंट ही नहीं करना. ठीक है. सो सॉरी फुल एम्प्लॉयमेंट में वी ओनली कंसिडर दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क. तो जो जिनमें विलिंगनेस है और काम भी है तो हम बोलेंगे इकोनॉमी इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट. एक और तरीके के लोगों को इग्नोर करना है, जो लोग फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है. क्लास 11 में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था ना, अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में. क्या था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? जो लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रहे हैं. सो फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब व्हेन दे आर शिफ्टिंग, तो बीच में हो सकता है 1-2 महीने के लिए बेरोजगारी रहे, अनएम्प्लॉयमेंट रहे. सो बीच में जो 2 मंथ्स का अनएम्प्लॉयमेंट था, क्या वो बहुत सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट है? नो, दैट्स अ टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट. वो सपोज गांव में एग्रीकल्चर में काम करता था और शहर में जा रहा है फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो गांव से शहर जाकर काम ढूंढने में 2-3 महीने का तो टाइम लगेगा. तो क्या उस 2-3 महीने के टाइम में हम लोग उसे अनएम्प्लॉयड घोषित कर देंगे? मैक्रो लेवल पे नहीं करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स अ टेम्पररी थिंग. आज से 3 महीने पहले भी उसके पास जॉब था, 3 महीने बाद भी उसके पास जॉब रहेगा. सो हम लोग तब भी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट ही कहेंगे, इवन इफ देयर आर सम पीपल फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड, वी विल स्टिल से कि नहीं भाई इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही काम कर रही है. हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि ये नंबर 3-4% होना चाहिए. टोटल लेबर का 3 से 4% ही होना चाहिए. जो हमारे टोटल लेबर्स है उसमें से 3-4% लोग ही फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं. अगर ये नंबर 3-4% से ज्यादा हुआ, इफ इट इज ग्रेटर देन 3-4%, अगर 3-4% से ज्यादा, मान लो 15% लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि इट्स फ्रिक्शनल, इकोनॉमी स्टिल इन फुल एम्प्लॉयमेंट. ना ना ना, 3-4% से ज्यादा हो जाने से बात सीरियस हो जाता है. तो फिर हम लोग बोलेंगे इकोनॉमी इज नॉट इन फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. तो फुल एम्प्लॉयमेंट का शॉर्ट में क्या मतलब हुआ? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ एवरीबडी इज लुकिंग फॉर वर्क एक्चुअली गेट्स टू वर्क. दैट्स फुल एम्प्लॉयमेंट. जिनको काम नहीं करना है उनको काउंट मत करो इसमें, और जो लोग काम ढूंढते वक्त थोड़े दिन के लिए बेरोजगार है उनको भी काउंट मत करो. ठीक है. ओके. वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिनको खुद से ही काम नहीं कर रहा है. पर्सन जो कि अनएम्प्लॉयड है बाय चॉइस, मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो जबरदस्ती निकाल दिया जाता है काम से, या फिर जिनको काम मिलता नहीं है, चाह रहे हैं काम करना बट जॉब मिल नहीं रहा. दैट्स इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. ये वाला एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट होता है. ठीक है. तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ full employment and other types of employments. Next concept, consumption function, या फिर इसका एक और नाम है propensity to consume. So there are two names of this concept. Either we can call it consumption function or we can call it propensity to consume. So just like any other function,
फंक्शन क्या होता है? फंक्शन शोज रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में रिलेशन दिखाता है। अब कंजम्पशन फंक्शन है तो कंजम्पशन का रिलेशन दिखाएगा किसके साथ? उसके फैक्टर के साथ। फैक्टर यानी जिस पे कंजम्पशन डिपेंड करे, और कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे। इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, राइट? इकोनॉमिक्स में इनकम इज शोन विद द लेटर वाई, डिनोटेड विद द लेटर वाई। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या करता है? कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशन दिखाता है। इट शोज एट व्हाट इनकम लेवल हाउ मच कंजम्पशन वाज डन बाय द इकोनॉमी। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन फंक्शन को ही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी एवरेज और इट कैन बी मार्जिनल ऑल्सो। आपको यहां से सम्स देता है, एवरेज और मार्जिनल वाले से सम्स या फिर बहुत छोटे छोटे ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि एपीसी कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालते हैं। आपको कंजम्पशन बाय इनकम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज 100 करोड़। फॉर एग्जाम्पल, इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, अच्छा इसको सी बाई वाई दिखाते हैं ना, जैसे इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज 100 करोड़, मतलब उस देश में 100 करोड़ की कमाई हो रही है, एंड द कंजम्पशन इज 70 करोड़। आउट ऑफ 100 करोड़ 70 करोड़ का कंजम्पशन है, तो विल गेट 0.7, मतलब 70%। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि इकोनॉमी जितना भी फिलहाल कमा रही है उसका 70% दे आर स्पेंडिंग। इफ एपीसी इज 0.7, 0.7 का मतलब होता है 70%। इट मीन्स वट एवर द इकोनॉमी इज अर्निंग राइट नाउ, दे आर स्पेंडिंग 70% ऑफ इट। एमपीसी क्या होता है? एमपीसी होता है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। सपोज इकोनॉमी ने एक्स्ट्रा 20 करोड़ कमाया, एक्स्ट्रा 20 करोड़ मतलब और ज्यादा कमाया, चेंज। तो हमने 15 करोड़ स्पेंडिंग किया है, कंजम्पशन किया है, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 0.75। इट मींस कि अगर हमारा इनकम बढ़े तो हम लोग 75% कंजम्पशन बढ़ाएंगे। दैट्स एमपीसी। ठीक है, मोस्टली यहां से ग्राफ आता है और सम्स आता है। पहले हम लोग एक सम करके देखते हैं, फिर हम आपको ग्राफ भी समझा देंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक छोटा सा सम दिया हुआ है जहां पे आपको एपीसी निकालना है एंड देन आपको एमपीसी भी निकालना है। तो एपीसी हम कैसे निकालते हैं? सी बाई वाई। और एमपीसी कैसे निकालते हैं? चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई। सो सबसे पहले विल डू 80/100। 80/100, that will be how much? 0.8. Then 160/200, this will be again 0.8. And then 240/300, again 0.8. तो हमारा एपीसी जो है वो 0.8 0.8 0.8 आया। एमपीसी पे आते हैं। पहला वाला एमपीसी वी कैन नॉट फाइंड आउट। पहला एमपीसी फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज चेंज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बट सेकेंड डेटा ऑनवर्ड्स हम लोग चेंज कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो इनकम कितने से चेंज हो रहा है? 100, सो चेंज इन इनकम 100। अब बताओ सी कितने से चेंज हो रहा है? 80, सो दिस इज 80, 0.8। नेक्स्ट, इनकम कितने से चेंज हो रहा है? 200 से 300 जा रहे हैं, कितना से चेंज हुआ? 100। एंड कंजम्पशन कितने से चेंज हुआ? वो भी 100, सॉरी वो 80, 0.8। ठीक है, 0.8 होगा, राइट।
0.8। सो एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन में बाय चांस सारे आंसर सेम आ गए हैं, जरूरी नहीं है कि सारे आंसर्स हर वक्त सेम ही आएंगे, वो इस क्वेश्चन में हो गया। ठीक है, ओके, ग्राफ एक बार देख लेते हैं। कंजम्पशन फंक्शन का अगर आपको ग्राफ बनाने आए तो आप क्या बनाओगे? कंजम्पशन फंक्शन में दो ही चीज होते हैं, एक इनकम और एक कंजम्पशन। तो आपको इनकम का ग्राफ बनाना है और कंजम्पशन का ग्राफ बनाना है। कंजम्पशन का ग्राफ हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा था, ए से उसकी स्टार्टिंग होती है, ए का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन था, एंड देन हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो आप देखोगे सी का ग्राफ जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? तो ये हमारा सी का ग्राफ बन गया। इनकम का जो ग्राफ है, विल डिस्कस इट लेटर, बट फॉर नाउ आई एम टेलिंग यू, ये 45 डिग्री के एंगल पे बनता है। इसका मतलब ये कांस्टेंट रेट से ग्रो करेगा। 45 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट रेट से ग्रो करेगा। आप देखो, वो पहले 100 से ग्रो किया, फिर अगेन 100 से ग्रो किया, फिर अगेन 100 से, फिर अगेन 100 से एंड देन अगेन 100 से। मतलब वो 100 करके ही ग्रो करेगा, ये एकदम होना ही है, सेम रेट से ग्रो करेगा। अगर वो 50 से ग्रो करता तो 50 50 50 50 करके भागता, अगर वो 100 से कर रहा है तो 100 100 100 100 करके जाएगा। तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज एट द सेम रेट एवरी टाइम। ठीक है, तो दैट्स इनकम का ग्राफ। ये जो ब्लैक बोल्ड लाइन दिख रहा है आपको, दिस इज इनकम। तो सी का लाइन आपने बना दिया, इनकम का लाइन आपने बना दिया। तो अब आप एक चीज देखो, जब तक रेड लाइन ऊपर है, ब्लैक लाइन नीचे है, ये वाला पूरा जो जोन है, ये दिस एंटायर जोन जो आई हैव शेडेड, ये पूरा जोन क्या दिखा रहा है? ये पूरा जोन डिस सेविंग दिखा रहा है। डिस सेविंग मतलब इकोनॉमी में खर्चा ज्यादा हो रहा है। देखो, रेड लाइन ऊपर है, ब्लैक लाइन नीचे है, इट शोज इनकम नीचे है और कंजम्पशन ऊपर है। सो कैसे कर रहे हैं इतना खर्चा बिना इनकम के? वी आर यूजिंग पास्ट सेविंग्स, दिस इज कॉल्ड डिस सेविंग। फिर आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे इनकम और खर्चा यानी कंजम्पशन बराबर हो जाते हैं। ये वाला अगर टेबल में देखा जाए तो ये वाला, ये 200 वाला जो जोन है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आप देखो तो इनकम का लाइन ऊपर चला गया। ये जो शेडेड एरिया है, आप देखोगे इनकम का लाइन ऊपर चला गया और कंजम्पशन का लाइन नीचे है। इट शोज पॉजिटिव सेविंग्स, अब सेविंग्स बढ़ रहा है। ठीक है, सो वट एवर आई सेड वो सब नीचे दिया हुआ है, सब नीचे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। जैसे एग्रीगेट डिमांड था, टोटल डिमांड था सारे गुड्स का। सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल वैल्यू, सॉरी, वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द प्रोड्यूसर। वो क्या था? ऑल द कंज्यूमर्स का टुगेदर हम लोग डिमांड मानते थे। यहां पे ऑल द प्रोड्यूसर्स का कितने वैल्यू का सप्लाई हो रहा है उसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई मानेंगे। नाउ जितना भी सप्लाई होगा, दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एटसेट्रा। तो बेसिकली जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी सप्लाई हो रहा है, वो अल्टीमेटली लोगों का इनकम बनने वाला है। आप देश में अगर 1000 करोड़ का सप्लाई करोगे तो कमाई भी तो 1000 करोड़ का ही होगा। जितने का सप्लाई उतने का कमाई, राइट? जैसे डिमांड वाले केस में जितने का डिमांड होता था, एग्रीगेट डिमांड, सॉरी एग्रीगेट डिमांड, उतने का ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता था। ठीक है, तो जितना डिमांड था उतना ही एक्सपेंडिचर होता था। यहां पे जितना सप्लाई है उतना ही इनकम होगा। सो एएस इज ऑलवेज इक्वल टू वाई। ठीक है, एएस इज ऑलवेज इक्वल टू वाई, यहां पे लिखा हुआ है। एएस जो है वो हमेशा वाई के बराबर होता है। ठीक है,
ओके छोटा सा ये था। हाँ बस आपको ये याद रखना है कि ये 45 डिग्री का लाइन बनाना है आपने। इट शोज दैट इनकम विल बी ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट, बस इतना याद रखना है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन कर लिया, अभी सेविंग फंक्शन। और सेविंग फंक्शन को भी क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू सेव। जस्ट अनदर फंक्शन। फंक्शन क्या दिखाता है? दो चीजों का रिलेशन दिखाता है। तो सेविंग फंक्शन क्या दिखाएगा? सेविंग और इनकम का रिलेशन दिखाएगा। सो जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ता है। कौन बता रहा है? ये सेविंग फंक्शन बता रहा है। अगेन जस्ट लाइक कंजम्पशन फंक्शन, ये भी दो टाइप के होते हैं, एपीएस एंड एमपीएस। फॉर्मूला एकदम सेम है, बस सी के जगह हमने एस लिख दिया है और चेंज इन सी के जगह हमने चेंज इन एस लिख दिया है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। यहां पे काउंसिल का क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन के साथ गिवन है। ये सब जो है ना, ये आपको सम्स करने में काम आएगा, ठीक है। डायग्राम भी है, पर डायग्राम हम लोग देखेंगे अभी। चलो पहले एक सम के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। नाउ एपीसी निकालने बोल रहा है, एमपीसी निकालने बोल रहा है, ये हमने पहले ही कर रखा था उस सम में, तो हम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर्स, ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी देख रखा है। राइट, नया क्या सीखेंगे इस क्वेश्चन में? नया हम लोग सीखेंगे एपीएस निकालना। इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे एपीएस कैसे निकालते हैं और एमपीएस कैसे निकालते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है, एक काइंड ऑफ लीगल रूट और एक शॉर्टकट रास्ता। तो हम आपको पहले लीगल वाला बता देते हैं क्या करना है। आपने क्या करना है, सिंस आपको ये दोनों सेविंग से रिलेटेड है, एपीएस और एमपीएस दोनों सेविंग से रिलेटेड है, तो आप एक काम करो ना, पहले सेविंग्स निकाल लो। अरे भाई सेविंग्स कैसे निकालेंगे? देखो, आपका इनकम गिवन है, आपका खर्चा गिवन है, तो सेविंग्स निकल जाएगा ना। आपका सेविंग क्या होता है? जितना आपका इनकम माइनस जितना आपका खर्चा। टोटल इनकम में से टोटल खर्चा माइनस कर दोगे तो बचा क्या? सेविंग्स। तो आप ऐसे निकाल लो, 100 माइनस 80, 20 का सेविंग्स हो गया, देन 40 का सेविंग्स हो गया, देन 60 का सेविंग्स हो गया। बाकी आप जस्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा आंसर। एपीएस कैसे निकलेगा? एपीएस सेविंग्स बाय इनकम। और एमपीएस कैसे निकलेगा? चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। ऐसे निकल सकता है। या फिर आप चाहो तो एक शॉर्टकट लगा सकते हो। क्या है शॉर्टकट? शॉर्टकट ये लगा सकते हो कि एपीसी प्लस एपीएस ऑलवेज 1 आने चाहिए। ये भी एक फॉर्मूला है। एपीसी प्लस एपीएस मिलकर के हमेशा 1 होने चाहिए। अब आप एक चीज सोचिए, एपीसी कितना कितना आ गया हमारा? एपीसी आ गया है 0.8। तो एपीएस कितना होना चाहिए? 0.2, क्योंकि 0.8 0.2 मिलेंगे तभी तो 1 बनेंगे। अगेन एपीएस एपीसी 0.8 है तो ये भी 0.2 होगा, ये भी 0.8 है तो ये भी 0.2 होगा। तो दोनों को जोड़ने से 1 आना चाहिए, ठीक है। सेम विथ एमपीसी ऑल्सो। एमपीसी एमपीएस के साथ भी सेम होता है। पहला वाला तो आप नहीं निकाल पाओगे, बट उसके बाद दोनों को जोड़ के 1 आना चाहिए। तो सिंपली ऐसे शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। हाँ, जो भी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, वेदर वी आर अप्लाइंग दिस मेन फॉर्मूला और वी आर अप्लाइंग दिस शॉर्टकट फॉर्मूला, वो हमें नीचे नोट में बता देना होगा, एग्जामिनर को बता देना होगा। हम सीधा कैलकुलेटर पे करके आंसर डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। वी विल इन्फॉर्म दी एग्जामिनर ऑल्सो कि हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, चाहे दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेथड का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आपको पहले क्लिक कर जाए आप वो वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अब सेविंग का ग्राफ बनाते हैं, इसमें एक रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। पहले हम लोग ऊपर में कंजम्पशन और इनकम का बनाते हैं, ठीक है। सो ऊपर में वी आर गोइंग टू ड्रॉ कंजम्पशन फंक्शन, और नीचे में वी आर गोइंग टू ड्रॉ सेविंग फंक्शन, ठीक है। चलो
तो सबसे पहले y का लाइन बना देते हैं, इनकम। इनकम का लाइन कैसा सीखा था? 45 डिग्री के एंगल पे। तो इनकम का लाइन 45 डिग्री के एंगल पे आप बना दीजिएगा, ठीक है। दिस इज y। c का लाइन कैसा बनेगा? c का लाइन थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है पॉइंट ए से, बट उसके बाद फिर वो ऐसे ग्रो करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज सी। जहां दोनों ने इंटरसेक्ट किया इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। उससे पहले डिस सेविंग हो रहा है, उसके बाद पॉजिटिव सेविंग हो रहा है। अच्छा, अब देखो इनकम का लाइन कैसे डिराइव करेंगे, सॉरी सेविंग्स का लाइन कैसे डिराइव करेंगे। देखिए ध्यान से सुनो क्या क्या बोल रहे हैं। वट एवर आई एम सेइंग वो अगेन लिखा हुआ रहेगा, आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। इट्स ऑल रिटन इन द नोट्स, बट आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, अभी समझने पे ध्यान दो, पढ़ लेना नोट से। जितना कंजम्पशन, देखो ये ओरिजिन है, राइट, ये ओरिजिन है। जितना कंजम्पशन ओरिजिन के ऊपर है उतना ही सेविंग ओरिजिन के नीचे होगा, ठीक है। आई एम टेकिंग अ रफ एस्टिमेशन, बट आप लोग ऐसे ही करना, ठीक है। जितना कंजम्पशन ऊपर है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, उतना ही सेविंग्स नीचे होगा। यानी अगर वो ए है तो ये माइनस ए होगा, माइनस ए। ओरिजिन के नीचे है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आप एक चीज नोटिस करना, जहां ब्रेक इवन पॉइंट है, अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट पे आप बताओ कंजम्पशन और इनकम दोनों तो बराबर हो गए, कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो गए। और हम लोग अगर इस टेबल को देखें तो जहां कंजम्पशन और इनकम, ये कंजम्पशन है, ठीक है, कंजम्पशन, जहां कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाते हैं वहां सेविंग्स कितना होता है? 0। 200 कमा रहे हैं, 200 खर्चा कर रहे हैं, तो बचा क्या? 0। इसका मतलब जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट है ना, जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक उसी के नीचे, ठीक उसी के नीचे, ठीक उसके नीचे यहां पे सेविंग्स भी हमारा 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने सेविंग्स के लाइन को लाकर यहां पे ज्वाइन करवाएंगे। स्केल से करेंगे तो और बेटर बनेगा। आई एम मेकिंग फ्री हैंड तो मेरा थोड़ा अजीब बन रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद तो पॉजिटिव हो जा रहा है सेविंग्स ऊपर, तो यहाँ पे भी हम लोगों का भी सेविंग्स पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, हम लोगों का भी सेविंग्स। तो ये हमने सेविंग्स का बना लिया ग्राफ। ना सेविंग्स के ग्राफ में क्या क्या आना चाहिए? सेविंग्स एंड इनकम आना चाहिए, बट इनकम अकेला आने से सेविंग्स आप बना नहीं पाओगे, तो आपको सी भी बनाना ही पड़ेगा। तो आप एक काम करना, जब भी आपको एग्जाम में सेविंग फंक्शन का बोले तो आप ऊपर में कंजम्पशन फंक्शन बना लेना और नीचे में सेविंग फंक्शन बना लेना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो 2 मिनट में बन जाएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग तो मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अगर डायरेक्टली बनाएंगे तो मतलब जितना जल्दी हो सके आपको करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसका, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस इक्विलिब्रियम। तो देखो माइक्रो में भी हमने इक्विलिब्रियम डिस्कस किया है। माइक्रो में इक्विलिब्रियम कहां होता था? जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होते थे। यहां पे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे, ठीक है। सो द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाए वो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट, ना उससे आगे जाना चाहेंगे ना उससे पीछे रहना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू स्टे एट रेस्ट एट इक्विलिब्रियम। अच्छा ध्यान से देखो, क्या हम लोग एडी को सी प्लस आई नहीं बोल सकते? एडी तो सी प्लस आई होकर आता था, आज का क्लास का सबसे पहला डिस्कशन। एंड एएस को क्या हम लोग वाई नहीं बोल सकते? यस, एएस को वाई बोल सकते, एक ही बात तो है। अच्छा, तो क्या सी प्लस आई कैन बी राइट? देखो इनकम जो भी होगा आपका, मान लो 100 रुपए का इनकम है, मान लो, तो 100 रुपए का इनकम का क्या कर सकते हो? खर्चा कर सकते हो। मान लो आपने 70 खर्चा कर दिया, बचा क्या? 30 सेविंग्स। यानी इनकम के दो पार्ट्स हो सकते हैं, इनकम का आप खर्चा कर सकते हो, बाकी आप सेव कर सकते हो।
तो क्या हम y की जगह c प्लस एस लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? अच्छा, क्या c दोनों साइड कैंसिल हो जाता है? यस, मैथमेटिकली इक्वेशन के दोनों साइड अगर आप सेम ऑपरेशंस करते हैं तो चलता है। तो क्या बचा फिर? एक तरफ i बचा, एक तरफ s बचा। यानी इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स बराबर हो जाए तो भी इक्विलिब्रियम ही होता है। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। बाय द वे, आपके नोट्स में आई हैव मेड अ फॉर्मूला शीट, ठीक है, आपके नोट्स में दिस इज ऑन पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में अब तक जितना डिस्कशन किया था उसके फॉर्मूलाज गिवन है, और ये दो फॉर्मूला, ये भी दो फॉर्मूला गिवन है, बट ये दो फॉर्मूलाज जो है ना, ये आप तभी यूज करोगे जब क्वेश्चन ने इक्विलिब्रियम वर्ड मेंशन कर रखा है। अगर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम मेंशन्ड नहीं है तो फिर ये फॉर्मूलाज यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आया? ओके, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ग्राफ तो यहां दिया हुआ है, बट आपको डायरेक्टली ग्राफ देख के चक्कर आ सकता है, तो व्हाट आई डू, आई ड्रॉ अ ग्राफ ओवर हियर। ठीक है, पहले एडी और एएस अप्रोच से आपको दिखा देते हैं। ठीक है, एंड देन आईएनएस अप्रोच से भी दिखा देंगे। सो एडी का ग्राफ कैसा होता है? आज का क्लास का पहला डिस्कशन। देखो ग्राफ ना, आप देखो जैसे ये वाला ग्राफ है, अभी ऐसे अचानक देखोगे ना तो आपको चक्कर आने लगेंगे। ठीक है, तो ग्राफ को कभी भी ऐसे अप्रोच मत करना कि हाँ ये ग्राफ प्रैक्टिस कर लेते हैं। कभी भी ऐसे मत करने जाना, आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। आपको क्या करना है, इंडिविजुअली एक एक चीज को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अभी आई एम गोइंग टू डिस्कस एडी एएस अप्रोच, और फिर नीचे में आई विल डिस्कस इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अप्रोच। दोनों दोनों तरीके से करके दिखाएंगे आपको। बट आप देखो हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो सीखो, इस चीज को सीखो। सबसे पहले ऊपर में एडी एंड एएस। एएस के बारे में क्या सीखा था? एएस और वाई एक ही चीज है। 45 डिग्री का लाइन, तो ये 45 डिग्री का लाइन, ये लो, ये बन गया हमारा वाई, या फिर एएस बोल लो, इसको एक ही बात है। अच्छा, एडी के बारे में हमने क्या सीखा था इंडिविजुअली? आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि एडी का जो लाइन है वो थोड़े ऊपर से स्टार्ट होगा और उसके बाद वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। तो दोनों कहां इंटरसेक्ट किए? ओवर हियर, इसको ई बोल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेट्स कॉल ई, मतलब इक्विलिब्रियम। तो ठीक नीचे जो पॉइंट आ रहा है दैट विल बी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। मतलब ये वो इनकम लेवल है जहां पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है। बन गया एडीएस अप्रोच से ग्राफ। ठीक है, अच्छा, आई और एस से बना के दिखा दो। चलो ठीक है, दिखा देते हैं। एकदम स्ट्रेट इसी के नीचे करना है। ठीक है, आप लोग स्केल लेके कीजिएगा, आपका ज्यादा एक्यूरेट बनेगा। हाँ, तो अभी चलो आई और एस का ग्राफ बनाते हैं। अब मेरे को याद दिलाओ आई का ग्राफ कैसा था? याद है व्हेन आई टोल्ड यू कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, तब हमने आपको बोला था कि आई कीनीज साहब ने क्या मान के चला है? कांस्टेंट। यानी आई का ग्राफ जिधर से भी स्टार्ट होगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस चलता है। स्केल लेके करना, आपका थोड़ा और बेटर बनेगा, स्केल लेके करना। अच्छा, आई का ग्राफ बन गया। सेविंग्स का ग्राफ, सेविंग्स का ग्राफ क्या होता है? जितना जितना कंजम्पशन ऊपर से स्टार्ट होता है उतना ही सेविंग्स नीचे से स्टार्ट होगा। अभी कंजम्पशन का तो लाइन है नहीं, तो हम एक डॉटेड लाइन बना दे रहे। लेट्स से दिस वन, ये कंजम्पशन का है, लेट्स से दिस वन। ठीक है, तो आप देखो इंडिविजुअली कैसे जा रहे हैं। हमको चाहिए क्या? सेविंग्स। सेविंग्स के लिए आई नीड वाई एंड सी, क्योंकि सेविंग्स कैसे निकलता है? वाई और सी को के हेल्प से निकलता है। तो फॉर सेविंग्स आई नीड वाई एंड सी। वाई का ग्राफ तो यहां बना हुआ था, सी का ग्राफ मैंने यहां पे बना लिया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था? जितना सी ऊपर से स्टार्ट होगा, मतलब इतना, उतना ही एस नीचे से स्टार्ट होगा। अगर वो ए है तो ये माइनस ए से स्टार्ट होगा। अच्छा, जहां सी और वाई इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट।
तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एस कितना होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पर एस होता है 0। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया ब्रेक इवन पॉइंट पे एस 0 होता, तो एस शुरू होगा यहां से, ब्रेक इवन पॉइंट पे इट विल रीच 0। अच्छा, इक्विलिब्रियम दोनों में सेम होना चाहिए, एडी एस अप्रोच से जाओ या आई एस अप्रोच से जाओ, दोनों में सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। तो यहां पे एग्जैक्टली एस और आई कर्व जो है ना यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो एस के कर्व को यहां से लेकर जाना है और ऐसे उठा देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई लेवल ऑफ इनकम। जो वाई यहां पे था वही वाई यहां पे भी है, सेम है। एक साथ भी बना सकते थे बट खिचड़ी बन जाता, इसीलिए अलग अलग करके बना रहे हैं। ठीक है, और ये ब्रेक इवन पॉइंट था इधर वाला जो लाइन है। ठीक है, नाउ इकोनॉमी में कोई टेंडेंसी नहीं होगा इससे आगे जाने में, जैसे कि y1, इकोनॉमी y1 पे फंक्शन नहीं करना चाहेगा और ना कि इससे पहले y2 में फंक्शन करना चाहेगा। इकोनॉमी सिर्फ y पे फंक्शन करना चाहेगा, सिर्फ y पे, चाहे ऊपर हो या नीचे। इकोनॉमी y1 पे क्यों नहीं फंक्शन करना चाहेगा? क्योंकि y1 पे अगर आप देखेंगे तो AD है नीचे और AS है ऊपर, यानी ज्यादा सप्लाई लेकर बैठा है देश के सप्लायर्स और डिमांड उतने आ नहीं रहे हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन रोक देना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा सप्लाई करके बैठे हैं, डिमांड है नहीं, तो प्रोडक्शन रोक देना पड़ेगा, फैक्ट्रियां पे ताला लगा देना पड़ेगा, जॉब्स खत्म हो जाएंगे। ये दिक्कत है Y1 में जाने से। और Y2 में जाने से क्या दिक्कत है? Y2 में जाने से यह दिक्कत है कि सप्लाई यहां है और डिमांड ऊपर है, तो डिमांड करने वाले ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कर उतना है नहीं, महंगाई बढ़ेगा इससे। ठीक है, तो बेसिकली दोनों जगह प्रॉब्लम है, वाई के आगे भी जाने से प्रॉब्लम है, वाई के पीछे भी जाने से प्रॉब्लम है, देयरफॉर हमें वाई पे ही रहना चाहिए। ठीक है, वट एवर आई सेड सब नोट्स में गिवन है, आपको बस कृपा करके एक बार पढ़ लेना है इसको। ठीक है, चलो, तो ये ग्राफ था। अब देखो यही ग्राफ को आई हैव ड्रॉन ओवर हियर। ठीक है, लेकिन एक साथ मत बनाने जाना, आप इंडिविजुअली अप्रोच करो। ठीक है, आप इंडिविजुअली अप्रोच करो। जैसे कि आप जब ग्राफ बनाओगे तो पहले एडी और एएस का बना लो, फिर आप नीचे आई और एस का बनाने जाओ। आई का आपको बन जाएगा, बट एस तब तक नहीं बनेगा जब तक आपके पास वाई, यही तो वाई है ना, जब तक आपके पास वाई एंड सी नहीं है। तो एक सी का भी बना लेना ऊपर, और फिर मेक श्योर कि ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों भी वही इंटरसेक्ट करे। बस 3-4 बात ध्यान में रखना है, ज्यादा टफ नहीं है। ऐसे देखोगे तो लगेगा अरे बाप रे क्या है ये, लेकिन आपको बस डायग्राम बनाने टाइम ना 3-4 बात ध्यान में रखना है। समझ में आया? चलो एक सम कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इक्विलिब्रियम रिलेटेड। तो यहां पे हमें बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट बताओ और कंजम्पशन बताओ अगर इक्विलिब्रियम, देखो जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बोल दिया ना, इक्विलिब्रियम वर्ड बोल दिया, इक्विलिब्रियम वर्ड बोल दिया, तो हमारे दिमाग में दो फॉर्मूलाज आ जाने चाहिए। इक्विलिब्रियम जब वर्ड बोल दिया तो हमारे दिमाग में दो फॉर्मूलाज आ जाने चाहिए कि ये दो फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। नाउ व्हाट हैव दे सेड? उन्होंने बोला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड करो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फाइंड करो। अब देखो इन्वेस्टमेंट तो अभी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, व्हाट वी कैन फाइंड इज कंजम्पशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक फॉर्मूला है C इज इक्वल टू A प्लस सी वाई। कुछ बुक्स में ये सी वाई की जगह बी वाई लिखा रहता है, कुछ बुक्स में। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला है। तो C इज इक्वल टू ए मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यहां दिया ना ऑटोनॉमस कंजम्पशन 500, तो 500 डाल देंगे, प्लस ये छोटू सी का मतलब क्या है?
ये जो छोटा सी दिया हुआ है, सी का मतलब होता है एमपीसी, यहाँ पे दिया ना एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो सी का मतलब एमपीसी, तो सी की जगह हम 0.4 लिख देते हैं। और वाई, ये वाई मतलब इनकम, इनकम दिया हुआ है 5000, तो 0.4 इंटू 5000, तो विल हैव 500 प्लस 0.4 इंटू 5000 इज हाउ मच, 2000। कैलकुलेटर पे करना, ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर पे करना। तो 2500 का हमारा कंजम्पशन निकल गया। कितना निकला? 2500 का। तो ये आंसर नंबर 2 जो है ये हमारा डन। अब आंसर नंबर 1 पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे निकाले। तो देखो, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के बराबर होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के बराबर होगा। सेविंग्स निकाल सकते हैं ना इनकम माइनस सी करके। देखो, अभी आप पहली बार सीख रहे हो ना, तो हो सकता है आपको फॉर्मूला इतना जल्दी क्लिक ना करे, बट जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके बुक में भी सम्स दिया हुआ है, तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फॉर्मूला जल्दी जल्दी आपके दिमाग में आएंगे, ठीक है। सो सेविंग्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी, वाई दिया हुआ है क्वेश्चन में 5000, सी अभी अपने ने ढूंढा 2500, सो एस कितना आएगा, एस आ जाएगा 2500। और इक्विलिब्रियम में जितना एस होता है उतना ही तो आई होता है, तो आई भी 2500 ही होगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू, और हम लोग सेकंड लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं इस बहुत बड़े से चैप्टर के। एंड टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझो एक एग्जांपल से, सपोज भारत सरकार, ठीक है, भारत की जो गवर्नमेंट है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है अपने देश में, अगर आपको पता हो, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो ऑन गोइंग है। मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल कि उसमें सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया, डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का, मान लो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब इस 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी में काफी ज्यादा गुना इनकम जनरेट होता है। कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, अभी हमारा डिस्कशन का पार्ट है। अभी के लिए आप बस मान के चलो कि अगर भारत सरकार ने बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो द चेंज इन इनकम या द राइज इन इनकम कुड बी 1000 करोड़, ठीक है, इट कुड बी 1000 करोड़। तो कितना ज्यादा कमा रहे हैं हम लोग, 100 करोड़ का, सॉरी 100 करोड़ का खर्चा करके हाउ मच आर वी अर्निंग, 1000, मतलब 10 टाइम्स मोर, 10 टाइम्स। दिस 10 टाइम्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 1000 करोड़ बन जा रहा है, राइट right? इसका मैकेनिज्म वी विल अंडरस्टैंड कैसे होता है, ये 10 गुना कैसे हो गया, दैट वी विल अंडरस्टैंड, बट फॉर द टाइम भी एक बार हम लोग यहाँ पे डेफिनेशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेशंस देख लो, एंड इसके 3 फॉर्मूलाज है, ठीक है, 3 फॉर्मूलाज है इसके। तो ये यही 3 लास्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर के। तो एक एक आई हैड शोन यू, यहाँ पे मैंने आपको 10 फॉर्मूला दिया था। 2 फॉर्मूला इक्विलिब्रियम के टाइम में बताया था, ADAS और I इज इक्वल टू S, और 3 फॉर्मूला यहाँ पे। टोटल 15 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, आपका ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। 15 ज्यादा नहीं होते, अगर आप एक दिन में करने जाओ तो ज्यादा लगेगा, बट 15 ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, 15 ज्यादा नहीं है, मतलब प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ठीक है। सो एक फॉर्मूला ये है, K इज इक्वल टू चेंज इन Y बाई चेंज इन I। एक फॉर्मूला ये है, K मतलब मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर को K से दिखाते हैं, 1/MPC, 1 - MPC। और थर्ड फॉर्मूला ये है, K इज इक्वल टू 1/1 - MPS। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन रिटन ओवर हियर इज कि मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशन है MPC के साथ, एंड इनवर्स रिलेशन है MPS के साथ। मतलब अगर MPC बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, MPS का वैल्यू ज्यादा आएगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू कम आएगा।
राइट, ओके। ये मैकेनिज्म करते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मल्टीप्लायर। समझेंगे इसको, पहले एक सम से थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एक सम भी बीच में कर लेते हैं। तो देखो यहां पे बोल रहा है इन एन इकोनॉमी इनकम जनरेटेड, मतलब कमाई जो हो रहा है ना वो 5 टाइम्स हो रहा है, 5 गुना कमाई हो रहा है जितना इन्वेस्टमेंट हुआ था। मतलब अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो 5 टाइम्स ज्यादा इनकम जनरेट हो रहा है। आपको फाइंड करना है एमपीसी और एमपीएस का वैल्यू। बहुत सिंपल है। देखो हमने क्या समझा था, के का वैल्यू वैसे तो डायरेक्टली दिया हुआ है 5 टाइम्स, चलो नहीं देते, तो के इज इक्वल टू 5 डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 5 गुना ज्यादा इनकम जनरेट हो रहा, मतलब मल्टीप्लायर इज 5। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी एंड के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एमपीएस। दो चीज हमने पढ़ा था। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। के की जगह 5 लिख देते हैं, 1 बाई एमपीएस, क्रॉस मल्टीप्लाई, एमपीएस को इधर भेज देना, 5 को इधर ले आना। सो एमपीएस 1 बाई 5, जिसको आप 0.2 भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा नाउ आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हर चीज का एक शॉर्टकट होता है। तो एमपीएस निकालने का शॉर्टकट, सॉरी एमपीसी, हमने आपको बोला था एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होना चाहिए। एमपीसी प्लस एमपीएस निकाला है ना 0.2 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। 0.2 को उधर भेजोगे तो एमपीसी इज इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। इजी है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करने का जरूरत है बस, ठीक है। आइए मैकेनिज्म समझते हैं। ये 100 करोड़ हजार कैसे बन गए, ठीक है। ये जो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, ये 1000 का इनकम कैसे बन गया, हाउ डिड इट ग्रो 10 टाइम्स, वो देखते हैं। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरे नोट्स में गिवन है, ठीक है। आप जब नोट्स पढ़ोगे तो पेज नंबर 11 में, ऑन पेज नंबर 11, मतलब जब आप आंसर लिखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में आया हुआ है, तो आपको टेबल के साथ आंसर समझाने को दिया गया था। तो टेबल तो बना लेंगे, बट व्हाट आंसर्स वी आर गोइंग टू राइट, ये इतना आपको लिख करके आना है ऐसा, ठीक है। ये जो पूरा चीज है ना, ये आपको ऐसे लिख करके आना है। तो ये आपने नोट्स में दिया हुआ है, तो आप लर्न कर लेना, ठीक है। अभी समझ लो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ, ध्यान से समझना। ये है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे को ऐसे जगह पे लगाना जिससे इनकम जनरेट हो। जैसे अगर मैं अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाता हूं, उससे शेयर्स खरीदता हूं, तो दैट्स इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि मेरे को फ्यूचर में इनकम आएगा। तो जब हम लोग पैसा कोई ऐसे जगह पे लगाते हैं जहां से वी विल अर्न, तो दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमारा 100 करोड़ का हुआ। यहां पे हम लोग दो अजम्पशंस लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अजम्पशन नंबर 1, एमपीसी इज 0.9, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। एमपीसी 0.9, क्या 0.9 ही मानना पड़ेगा? नो, आप 0.8 मान लो, 0.7 मान लो, आपका एग्जाम्पल बदल जाएगा, नंबर्स बदल जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। और सेकंड अजम्पशन क्या है? सेकंड अजम्पशन ये है कि देखो किसी एक जन का खर्चा किसी और का इनकम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लेट्स से सरकार ने 100 करोड़ का खर्चा किया, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लगाने में सरकार ने 100 करोड़ रुपए पैसे लगाए। तो जो पैसे सरकार ने लगाए वो पैसे किसी ना किसी को तो मिले,
जो लोग वहां काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स वहां काम कर रहे हैं, जो आर्किटेक्ट्स वहां काम कर रहे हैं, जो लेबर्स वहां काम कर रहे हैं, जितने भी लोग वहां इन्वॉल्व है, तो सरकार का पैसा जो 100 करोड़ है वो कहां गया? किसी ना किसी के पास तो गया। मतलब सरकार का जो 100 करोड़ का एक्सपेंडिचर था, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, वो किसी ना किसी का तो इनकम बना, किसी ना किसी का तो इनकम बना। और एमपीसी 0.9 मान के चल रहे हैं, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा कमाएंगे उसका 0.9 यानी 90% कंजम्पशन में लगा देंगे। तो जो लोग भी 100 करोड़ कमा रहे हैं सरकार का पैसा से, 100 करोड़ जिन लोगों ने भी कमाया है, वो 0.9 यानी 90% स्पेंड कर देंगे, 10% सेव कर लेंगे। तो 90% 90% कंज्यूम कर लिया गया, खर्चा कर दिया गया। अब 90 जो खर्चा किया है, अगेन विद द सेम अजम्पशन, इन लोगों ने अब खर्चा किया, जो इंजीनियर्स ने कमाया उन्होंने खर्चा किया, जो लेबर्स ने कमाया उन्होंने खर्चा किया, जितने भी लोग वहां इंचार्ज लोग थे, गार्ड्स लोग थे, जिन जिन लोगों ने कमाया सबने खर्चा किया, 90% खर्चा किया। तो 100 करोड़ कमाने वाला बहुत सारे लोगों ने 90 करोड़ खर्च कर दिए। अब किसी का खर्चा किसी और का इनकम बन जाता है। जब आप स्पेंड करते हो तो आपने स्पेंड किया, किसी और ने तो कमाया है ना। तो किसी ने 90 करोड़ का खर्चा किया तो वो किसी और का कमाई हो गया। और जैसे ही कमाई होता है एमपीसी 0.9, तो 90% खर्च हो जाता है। अब इनका खर्चा किसी और का इनकम बन गया। अब किसी और का इनकम बना, उसने 90% खर्च किया, 90% खर्च किया तो वो किसी और का इनकम बन गया। और ऐसे करके हमारी गाड़ी जो है चलते जाएगी, चलते जाएगी, चलते जाएगी। कहां तक चलते जाएगी? अगर आपको पता करना है कहां तक चलते जाएगी, तो आप ये फॉर्मूला लगा लेना, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये फॉर्मूला लगा लेना। तो 1/1 माइनस एमपीसी कितना है? 0.9। दिस विल बी 1/0.1। आंसर कितना आएगा? 10। k विल बी 10 टाइम्स, 10 गुना। तो अगर 100 करोड़ स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, 100 करोड़ का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 10 गुना 1000 करोड़ ये आपका एंडिंग पॉइंट आएगा। तो आप अपना एंड शुरुआत में ही जान सकते हैं के हेल्प से। के हेल्प से आप जान सकते हैं, आप पहले से बता सकते हैं कि 10 टाइम्स विल बी द मल्टीप्लायर, मतलब जितना पैसा लगाओगे 10 गुना बन जाएगा। कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा, एक का खर्चा दूसरे का इनकम, फिर जैसे ही इनकम हुआ फिर खर्चा करेगा कितना? एमपीसी के बराबर। अगर ये आपको प्रॉपर आंसर लिखना है तो यहाँ पे नोट्स में गिवन है, इसको आप प्रॉपर पढ़ लेना। सेम एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एमपीसी सॉरी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक खत्म हुआ। अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड पे। ट्राई करते हैं इसको समझने का, और उसके बाद ये हमारा बहुत बड़ा सा चैप्टर, 8 मार्क्स का चैप्टर, मैक्रो जो 40 मार्क्स का है, उसका पहला चैप्टर एंड हो जाएगा। एक्सेस डिमांड क्या होता है? देखो, हमने एक एडी बनाया, इसको एडी 0 बोल देते हैं, और एक एएस बनाया, दोनों जहां इंटरसेक्ट किए उसको हमने ई बोल दिया। बट ड्यू टू सम रीजंस, रीजंस कहां लिखे हैं? यहां नीचे में रीजंस दिए हुए। ड्यू टू सम रीजंस डिमांड बढ़ गया, डिमांड एडी 0 की जगह एडी 1 हो गया, ड्यू टू सम रीजंस, यहां रीजंस दिया हुआ नीचे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। डिमांड जब ज्यादा हो जाए, उम्मीद से ज्यादा हो जाए, इससे क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है। इन्फ्लेशनरी मतलब अब महंगाई बढ़ेगा, एक्सेस डिमांड हो जाने से महंगाई बढ़ता है। और ऑपोजिट एंड में है डिफ्लेशनरी गैप। आपने सोचा था एडी इतना रहेगा, एडी 0, बट ड्यू टू सम रीजंस, रीजंस कहां है? नीचे दिया हुआ है। ड्यू टू सम रीजंस आपका एडी जो है वो घट गया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप नीचे आ गए।
तो इससे डिफ्लेशनरी गैप हो जाएगा, मतलब प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। प्राइसेस कम हो जाना तो अच्छी बात है, देखो प्रोड्यूसर के लिए अच्छी बात नहीं है ना। हमें सुन के अच्छा लगता है कि दाम बहुत ज्यादा कम हो गया, बट प्रोड्यूसर खुश नहीं होता ना। और अगर प्रोड्यूसर लोग खुश नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर लोग प्रोड्यूस करना छोड़ देंगे, और अगर वो लोग प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर जॉब से लोग निकाले जाएंगे, तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। तो उतना अच्छा बात नहीं होता, प्राइस घटना इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। प्राइस स्टेबिलिटी इज द बेस्ट। प्राइस बढ़ना कंज्यूमर रोएगा, प्राइस घटने से प्रोड्यूसर रोएगा। तो क्यों कोई रोए, क्यों ना स्टेबिलिटी मेंटेन करे, ठीक है। रीजंस आप एक बार समझ लीजिए, रीजंस एक बार समझ लेते हैं। दो तीन रीजंस हम आपको समझा देते हैं। देखो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एक्सेस वाला पार्ट। डेफिशिएंट वाले में जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। जैसे इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर लोग खर्चा ज्यादा करने लग जाए, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाए, लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो भाई डिमांड बढ़ जाएगा पहले से। तो इसीलिए यहां ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाता है, और ऑपोजिट में नीचे की तरफ आता है, लोग अगर कम खर्चा करेंगे या ज्यादा सेविंग्स करेंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है अगर, देखो एडी तो दो चीजों से मिलता है ना, सी प्लस आई। तो अगर ये वाला पार्ट बढ़ रहा है तो एडी बढ़ जाएगा और ऑपोजिट एंड में घट जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वैसे तो कीनीज ने इसको अपने असम्पशन में नहीं लिया है, बट हमारा जो ऑथर है, ऑथर हमारा वो अपना अलग थ्योरी बना रहा है। तो कीनीज के हिसाब से तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता ही नहीं है, इग्नोर किया है उसने। बट ठीक है, हमारा ऑथर बोल रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी है, तो उसके चलते भी एडी बढ़ सकता है, ठीक है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अगर हम देश का गुड्स बाहर भेज दे तो फिर देश में तो अनफुलफिल्ड डिमांड रह जाएगा, एक्सेस डिमांड रह जाएगा। और अगर पैसा बहुत ज्यादा हो जाए लोगों के पास, लोन इजीली अवेलेबल है, मनी बहुत आसानी से मिल रहा है, तो इन सब कारणों से डिमांड एक्सेस हो जाता है, और ऑपोजिट में डिमांड डेफिशिएंट हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम लोग कुछ इफेक्ट्स देख लेते हैं, एक्सेस डिमांड होने से क्या इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, एंड डेफिशिएंट से क्या इफेक्ट होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई एम डिस्कसिंग इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस। डेफिशिएंट वाला भी चलो कर ही लेते हैं, ठीक है चलो। सो नंबर वन, जनरल प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट होगा। एज आई टोल्ड यू, ये इन्फ्लेशनरी है ना, तो प्राइस को ऊपर की तरफ खींचेगा। आपके लिए अंडरलाइन वगैरह सब कर दिया है, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल विल राइज। आउटपुट पे क्या असर होगा, नो इफेक्ट। आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन, देखो याद है हमने बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था फुल एम्प्लॉयमेंट का। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फुल आउटपुट हम लोग ये मान के चलते हैं कि जितने भी प्रोडक्शन हो सकता है वो ऑलरेडी हो चुका है। हम लोगों ने 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज कर लिया है। देयरफॉर अब अगर ज्यादा भी डिमांड हो रहा है, वी कांट लिफ्ट द डिमांड एनीमोर, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो आइडियल कैपेसिटी लेफ्ट। एंड एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा, नो चेंज, अगेन नो चेंज। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, इस अजम्पशन पे हम लोग चल रहे हैं। जितने लोगों को काम चाहिए था वो सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो और वर्कफोर्स नहीं ला सकते, और लेबर्स नहीं ला सकते। दूसरे साइड में देख लो, प्राइसेस फॉल होंगे, डिफ्लेशनरी है ना, तो प्राइसेस फॉल होंगे। और क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर होगा, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि देखो मार्केट में डिमांड है नहीं, तो प्रोड्यूसर लोग फ्यूचर में ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे नहीं, बिकॉज मार्केट में डिमांड नहीं है, स्लो डाउन है। तो फैक्ट्रीज में गेट पे ताला लगेगा, लेबर्स को अनएम्प्लॉयड कर दिया जाएगा, इनवॉलेंट्री वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट कम हो जाएगा। फ्यूचर में हम लोगों ने आउटपुट को घटा देना है, क्योंकि अभी बिक नहीं रहा है गुड्स, तो फ्यूचर में क्या ही बनाएंगे, उतना तो ज्यादा बनाएंगे नहीं, ये इफेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं मेजर्स की तरफ, और मेजर्स हम आपको डायरेक्टली नोट से समझा देते हैं।
मेजर्स मतलब इसको कंट्रोल कैसे करें, ये जो एक्सेस डिमांड हो गया है इसको कंट्रोल कैसे करें। तो देखो एक चीज ध्यान से समझना, हुआ क्या है ना, डिमांड ऊपर की तरफ चला गया है, कंट्रोल कैसे करेंगे, डिमांड को नीचे लाकर, ये हुआ है, दिस इज एक्सेस, और कंट्रोल हमें करना कैसे है, इसको वापस नीचे लाकर। सो नीचे लाना, इस डिमांड को वापस वी हैव टू ब्रिंग डाउन। तो पॉलिसी ऐसा बनाएंगे कि ये डिमांड नीचे की तरफ आ जाए, लोगों को डिस्करेज करेंगे डिमांड करने से। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक्सेस वाला पार्ट। डेफिशिएंट वाले पार्ट में जस्ट उल्टा लिखा है, तो वो एक बार आप लोग पढ़ लेना। अच्छा, यहां पे सबसे पहले आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल यानी कि जो सरकार की पॉलिसी होती है। एक और हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा नीचे में, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी वो होता है जो आरबीआई करता है, फिस्कल गवर्नमेंट करता है, मॉनेटरी आरबीआई करता है। तो देखते हैं सरकार की पॉलिसी। सबसे पहले सरकार क्या करेगी, टैक्स, गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द टैक्स। एक्सेस वाला डिस्कस कर रहे हैं, हाँ एक्सेस वाला। एक्सेस के केस में गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द टैक्स, टैक्स इंक्रीज करने से लोगों के पास कम पैसा बचेगा, तो लोग कम डिमांड करेंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इज गोइंग टू कर्टेल, कर्टेल मतलब कम कर देगा, सरकार अपना खर्चा कम कर देगा कि कम से कम अपना तो डिमांड कम हो जाए, तो ओवरऑल डिमांड ऐसे ही नीचे आएगा। अगर गवर्नमेंट अपना डिमांड कम कर ले तो ओवरऑल डिमांड भी नीचे हो जाएगा। देन पब्लिक बोरोइंग, मतलब सरकार पब्लिक से बोरो करेगी मनी, तो बोरो करने से क्या होगा, पब्लिक के पास कम पैसा बचेगा, और पब्लिक के पास कम पैसा बचेगा तो पब्लिक कहां से फिर डिमांड कर पाएगी। एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, सरकार के जब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, रेवेन्यू कम है, खर्चा ज्यादा है, दैट्स डेफिसिट। समझ में आया, रेवेन्यू कम है, खर्चा ज्यादा है, तो अब ज्यादा खर्चा कहां से करेंगे, बोरो करके, तो दैट बोरोइंग इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो अगर सरकार बोरो कर करके खर्चा बढ़ाएगी तो देश में तो डिमांड बढ़ेंगे, इसीलिए द गवर्नमेंट शुड कट डाउन its borrowings, the government should cut down the deficit financing, ताकि बोरो कर करके मार्केट में पैसा मत डालो, ऐसे ही पहले से डिमांड बहुत ज्यादा है, और डिमांड आप एक्स्ट्रा मत करो, बोरो कर करके तो मत ही करो एकदम। तो इन सब तरीकों से सरकार एक्सेस डिमांड को नीचे लाएगी। डेफिशिएंट में जस्ट उल्टा है, यहाँ पे जो इंक्रीज पड़ा वहां पे वो डिक्रीज है, और यहाँ पे जो डिक्रीज पड़ा वहां पे वो इंक्रीज है, जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। मॉनेटरी पॉलिसी पे आ जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है, आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेकर के आती है, तो इसको एक बार आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल ऑल्सो। देखो पहला है बैंक रेट, समझो यहाँ पे बैंक रेट, वैसे अब तो बैंक रेट होता नहीं है, बट स्टिल इसके जगह पे रेपो रेट आ गया है। आप रेपो रेट भी लिख के चलो, एग्जाम में अगर रेपो रेट आ गया तो बैंक रेट पहले होता था। देखो जो आरबीआई है ना, वो कमर्शियल बैंक्स जैसे कि एक्सिस बैंक को लोन देगी, पैसा देगी, और ये बैंक्स क्या करते हैं फिर पब्लिक को, ठीक है ना, ये जो पब्लिक है, पब्लिक को लोन देती है, ठीक है। तो पब्लिक के पास पैसा आ जाता है तो पब्लिक फिर क्या करती है, इससे डिमांड करती है। यानी अगर आरबीआई को डिस्करेज करना है ना, आरबीआई वांट्स टू डिस्करेज डिमांड राइट नाउ, डिमांड ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, डिमांड को नीचे लाना है, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई ये जो रेट है ना इसको बढ़ा देगी। मतलब आरबीआई बोलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल पहले 5% मान लो ये रेट था, ओल्ड 5% था, तो अब आरबीआई बोलेगा कि भाई मेरे को 7% चाहिए। अगर एक्सिस बैंक तुम मेरे से पैसा लेके जा रहे हो तो 7% इंटरेस्ट दोगे। तो एक्सिस बैंक पहले जनता को 7% में लोन देता था, अब एक्सिस बैंक को 7% देना है आरबीआई को, तो एक्सिस बैंक लोन को महंगा कर देगा, 10% कर देगा। अब एक्सिस बैंक जनता को बोलेगा कि 10% पे लोन लो,
तो रेट क्या हुआ, ऊपर चढ़ गया, ठीक है। ये बैंक रेट या रेपो रेट ऊपर चढ़ा दिया, बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली बाकी रेट्स भी बढ़ गए, और ये भाई साहब खुश थे पहले, अब दुखी हो जाएंगे, अब ये लोन लेंगे नहीं, और लोन लेंगे नहीं तो डिमांड होगा नहीं, डिमांड विल कम डाउन, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस समझो, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं जो आरबीआई सेल करता है कमर्शियल बैंक्स को, जैसे बॉन्ड्स। अब आरबीआई सेल करता है तो बदले में पैसे ले लेता है इनसे, अगर सेल करेगा तो बदले में पैसे इन लोगों से ले लेगा। अब अगर बैंक का पैसा आरबीआई में चला जाएगा तो बैंक का पैसा पब्लिक के पास जा नहीं पाएगा, दिस वोंट हैपन, इफ दिस इज हैपनिंग तो दिस वोंट हैपन। और अगर पब्लिक के पास नहीं जाएगा तो फिर डिमांड भी नहीं होगा। इसका मतलब अगर आरबीआई सेल करे ओपन मार्केट में, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करे तो बैंकों से पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा एंड द मनी विल नॉट बी एबल टू गो टू द पब्लिक, तो डिमांड होगा नहीं फिर। लास्ट सीआरआर आप देखोगे, यहां पे लास्ट सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो। समझो कैश रिजर्व रेशियो क्या है। जब मिस्टर ए बैंक में पैसा रखने को आते हैं, मिस्टर ए बैंक में 100 रुपीज जमा करते हैं, तो बैंक क्या करती है, बैंक इसमें से सीआरआर कट करती है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एक्चुअली एक और भी होता है एसएलआर, तो अभी सीआरआर का ही बात करते हैं। तो सीआरआर कट हो गया, बचा कितना 90, ठीक है। ये 90 लोन में जाएगा किसी और मिस्टर बी को, ठीक है। और ये सीआरआर कहां जाएगा, ये सीआरआर आरबीआई के पास जाएगा। अब अगर आरबीआई डिस्करेज करना चाहता है लोन, तो आरबीआई क्या करेगा ना, ये सीआरआर को इंक्रीज कर देगा। आरबीआई बोलेगा 10 नहीं 20 चाहिए, 20। अब अगर वो 20 होगा तो ये 80 हो जाएगा, तो घट गया ना लोन। तो सीआरआर बढ़ जाने से लोन घट जाता है। तो इस तरीके से एक्सेस डिमांड कैन बी कंट्रोल्ड। और डेफिशिएंट में जस्ट उल्टा है, जो यहां पे पड़ा वहां पे उल्टा है, यहां पे सेल तो वहां पे बाई, यहां पे इंक्रीज तो वहां पे डिक्रीज। एंड लास्ट एक पॉइंट है, अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं एक्सेस डिमांड को यहाँ पे, तो इंपोर्ट्स बढ़ाइए ना, इंपोर्ट्स बढ़ाइए, दूसरे देश से खरीदो गुड्स। अगर इस देश में बहुत डिमांड हो रहा है तो खरीदो ना गुड्स, दूसरे देश से खरीद खरीद के लाओ, यहाँ के लोगों को सेटिस्फाई करो एक्सेस डिमांड को, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा प्रॉब्लम। लास्ट पेज जो है मेरे नोट्स का, उसमें एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, ये आपको एक बार पढ़ लेना है। कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो है पहले वाला पार्ट्स है, बट हो सकता है वहां पे आपको पढ़ते पढ़ते वो नजर उतना ना जाए, तो यहाँ पे आप थोड़ा, आपका काम मैंने हल्का करने का काम किया, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ठीक है। तो मेरा एम था कि जल्दी थोड़ा आपको टाइम भी बचाना है ना, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा कम टाइम में कैसे ये बड़ा चैप्टर कराया जाए, वो मेरा एम था। प्रैक्टिस बहुत लगेगा, ये मत सोचना कि आपके तरफ से हो गया, प्रैक्टिस बहुत लगेगा, और नोट्स से बस इसको कवर कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के लिए।